यूपी बोर्ड द्वादश के उन सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत जिन्होंने वाणिज्य स्ट्रीम के अंतर्गत वाणिज्य गणित को एक वैकल्पिक विषय के तौर पे चुना है। सांख्यिकी अध्ययन आपको उसमें करना होगा। सांख्यिकी अध्ययन के अंतर्गत आज का विषय है सांख्यिकी अनुसंधान प्रारंभ करने से पहले ध्यान देने योग्य आवश्यक बातें। सबसे पहला इसमें जो ध्यान देने का विषय आता है वह है अनुसंधान का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसे ऑब्जेक्टिव कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, सांख्यिकी अनुसंधान प्रारंभ करने से पहले आपको उद्देश्य के बारे में स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, जिससे आंकड़ों को, समंकों को एकत्र करने में एवं उनका विश्लेषण करने में बड़ी आसानी रहती है। यदि उद्देश्य ही स्पष्ट नहीं है तो अनुसंधानकर्ता गलत आंकड़ों को भी एकत्रित कर सकता है। यहाँ गलत आंकड़ों से तात्पर्य अनुपयोगी आंकड़ों से है, जो व्यर्थ में समय नष्ट करेंगे और उससे लाभ भी कोई नहीं होगा। तो आपका समय और आपका श्रम व्यर्थ न जाए, इसके लिए आपको अनुसंधान का उद्देश्य पता होना चाहिए, तभी आप सटीक और सही सही आंकड़े इकट्ठा कर पाएंगे। इसमें प्रोफेसर नीस वेंजर का एक कथन है कि उद्देश्यों का निर्धारण बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इससे निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि कौन से समंक संग्रहित करने हैं और संबंधित आंकड़ों की विशेषता क्या क्या होनी चाहिए और कौन कौन से संबंध आपको जानने हैं, जो आंकड़ों के माध्यम से आप इस्टेब्लिश करेंगे या उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला था अनुसंधान का उद्देश्य। सांख्यिकी अनुसंधान प्रारंभ करने से पहले ध्यान देने योग्य बातों में दूसरा है अनुसंधान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए, स्पष्ट हो चुका है अगर उद्देश्य, तो उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि अनुसंधान का क्षेत्र क्या है। किसी विशेष प्रकार के अनुसंधान के लिए विशेष प्रकार का ही क्षेत्र चुना जाना आवश्यक होता है, जिससे सभी आंकड़े एकत्रित करने में आसानी रहती है और सांख्यिकी अनुसंधान की क्रिया में कोई गतिरोध यानी कि व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है। अब आपका जैसा उद्देश्य होगा, जैसे स्कोप में आप समझ लीजिए कि मान लिया आपको किसी शहर विशेष में रहने वाले लोगों की साक्षरता की स्थिति का आकलन करना है। ठीक है। तो अब शहर विशेष में अगर आप लोगों की साक्षरता की स्थिति ज्ञात करना चाहते हैं तो आपका जो अनुसंधान का क्षेत्र हो गया वो क्या हो गया, वो एक पर्टिकुलर शहर हो गया। अब अगर आप मान लिया लखीमपुर की, अगर आपको यहाँ के लोगों की साक्षरता का प्रतिशत या साक्षरता पर अध्ययन करना है, तो अब आप सीतापुर का कोई व्यक्ति अगर लखीमपुर में आके बस गया है या रह रहा है कुछ समय के लिए, 2-4 दिनों के लिए, तो आप उसे आंकड़ों में अपने इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं करेंगे। आप उन्हीं लोगों से आंकड़ा इकट्ठा करेंगे जो लखीमपुर शहर से बिलोंग करते हैं। शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे। तो आंकड़ा आपको उपयुक्त आंकड़े इकट्ठा करने में सहायता मिलेगी। अब तीसरी बात जो आती है वह होती है समस्या की परिभाषा। देखिए, समस्या का तात्पर्य यहाँ पे वह प्रश्न है जिसका उत्तर ढूंढने के लिए आप अनुसंधान कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम का मतलब यहाँ प्रश्न से है। अनुसंधान के लिए जिस समस्या को लिया जा रहा है, मतलब जिस प्रश्न को लिया जा रहा है, आपको वह प्रश्न एकदम स्पष्ट पता होना चाहिए। आप किस प्रश्न का हल चाह रहे हैं, आप चाहते क्या हैं। अगर आपको यही नहीं पता हुआ, जैसे मैंने अभी पहले उदाहरण में आपसे कहा कि आपको लखीमपुर शहर में रहने वाले लोगों की साक्षरता पर अनुसंधान करना है, तो साक्षरता में भी बहुत पहलू हैं। किस तरह की साक्षरता, उनके लिखने पढ़ने की साक्षरता या एक कंप्यूटर लिटरेसी एक टॉपिक होता है। आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप किस तरह का अनुसंधान करना चाहते हैं, और वह दरअसल समस्या की परिभाषा से ही आपको पता चल पाएगा। ठीक है। तो समस्या की परिभाषा पहले से ही निश्चित कर लेनी चाहिए, जिससे अनुसंधान करते समय कोई कठिनाई ना हो और अनुसंधान में जो व्यय किया गया धन है, समय है, शक्ति है, वह व्यर्थ न चली जाए। एक और महत्वपूर्ण बात आती है अनुसंधान करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातों में, अनुसंधान का समय, टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए, सांख्यिकी अनुसंधान के लिए सामान्य समय का चयन करना चाहिए। जैसे अगर आपने अकाल, महामारी, अतिवृष्टि, इन परिस्थितियों में अगर आपने अनुसंधान शुरू कर दिया, तो आप जो पाएंगे वह उन विशेष परिस्थितियों में हो रहा होगा और उसका आप जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण करने की स्थिति में नहीं होंगे। अगर आप किसी चीज़ का सामान्यीकरण करना चाहते हैं, यानी कि जनरलाइजेशन अगर करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं, आपको जनरल समय लेना पड़ेगा। जैसे इस समय कोरोना संकट चल रहा है। ठीक है। कोरोना यानी कि कोविड-19। अब कोविड-19 जो है, इसके चलते अगर आप इस समय अगर आप पता करना चाहें लखीमपुर में बाज़ार व्यवस्था, और लखीमपुर में बाज़ार व्यवस्था इस विषय पे आपने अध्ययन करना शुरू किया और आप निकल पड़े घर से,
तो अब आप क्या पाएंगे कि लखीमपुर में जो बाज़ार हैं वो साप्ताहिक बंदी रविवार को होती है, जबकि ये अभी घोषणा की गई, सरकार की एडवाइजरी आई, लेकिन वैसे तो नहीं होती। वैसे लखीमपुर में कब होती है? सोमवार को। अब अगर आप कोरोना संकट के समय या कोरोना काल के समय अगर आंकड़े इकट्ठा करेंगे तो क्या आप इसका जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा था वह यह कि अनुसंधान का जो समय है वह आप ऐसा चुनें जो सामान्य समय हो। सामान्य समय का चयन करना चाहिए। अकाल, महामारी, कोरोना क्या है? महामारी। अतिवृष्टि, इनसे बचना चाहिए। यदि किसी स्थान विशेष की जनगणना करनी है तो उसके लिए ऐसे समय का चुनाव करना चाहिए जबकि उस क्षेत्र में कोई मेला आदि न रहा हो अथवा कोई विशेष पर्व न मनाया जा रहा हो, अन्यथा परिणाम सही नहीं आएंगे। क्योंकि मेला, पर्व, महामारी, इनमें जनगणना जो होगी ना, उसमें कई लोग आएंगे जाएंगे, पलायन होगा, कहीं उस क्षेत्र विशेष में ज़्यादा लोग हो सकते हैं, उस क्षेत्र विशेष से ज़्यादा लोग जा चुके हो सकते हैं, ऐसा भी संभव है। तो अनुसंधान का समय कैसा हो? सामान्य हो। ठीक है, संभवतः आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो अनुसंधान की विधियों पे चर्चा करते हैं। देखिए, अनुसंधान की विधियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। अनुसंधान की विधियों में दरअसल आपको क्या देखना है कि अनुसंधान की कौन सी विधि प्रयोग करेंगे। इसके लिए अनुसंधान की विधि की प्रयोग, अनुसंधान का उद्देश्य और उसकी प्रकृति, इन दो चीज़ों पर आप तय करेंगे। तो विधियां कुछ हैं। सबसे पहले आती है सैंपलिंग मेथड। सैंपलिंग मेथड के बारे में मैं आपको पहले बता चुका। इसमें आप क्या करते हैं, अनुसंधान अगर आपको करना है तो जो समष्टि होती है, समष्टि माने जो पूरी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या नहीं होती है। पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या तो इसका पॉपुलर अर्थ हो गया। पॉपुलेशन का मतलब होता है पूरा, समग्र, यानी कि होल। ठीक है, जैसे कहीं किसी क्लास में अगर 40 विद्यार्थी हैं तो 40 विद्यार्थियों को एक साथ जब हम देखेंगे तो वह पॉपुलेशन होगी। तो उसकी अगर देखेंगे, गणना करेंगे तो जनसंख्या भी 40 निकल के आएगी। तो पॉपुलेशन एक अर्थ है ज़रूर, लेकिन ये इसका पॉपुलर अर्थ है, जनसंख्या। वैसे पॉपुलेशन या समष्टि का अर्थ जो होता है वो संपूर्णता से होता है। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा था वह यह कि जो आप अनुसंधान जब करने चलेंगे तो अनुसंधान की विधियों में निदर्शन विधि जो होती है वो पूरे समष्टि का अध्ययन करना चाहती है। और समष्टि का अध्ययन करने के लिए वह उसका पूरा हिस्सा न लेकर के उसका थोड़ा भाग लेती है प्रतिनिधि के रूप में जांच के लिए। और ये जो थोड़ा भाग लिया जाता है इसी को नमूना बोलते हैं। कभी आपने खिचड़ी बनाई होगी, तो जब आप खिचड़ी बनाते हैं कुकर से कुछ सीटियां लग चुकी होती हैं, फिर जब गैस निकल जाती है आप चेक करना चाहते हैं कि वो खिचड़ी बन गई कि नहीं बन गई। तो आप क्या करते हैं? क्या एक एक दाना जो उसमें चावल और दाल का पड़ा हुआ है सब कुछ आप जो है मसल के देखते हैं, तब आपको ये विश्वास होता है कि हाँ खिचड़ी बन गई? या आप एक दो दाने हाथ में लेकर के उंगलियों में मसल करके अंदाज़ा लगा लेते हैं? जाहिर सी बात है उत्तर कि आप एक दो दाने ही उसके उठाते हैं। अगर आपको पूरी दाल में नमक ठीक है कि नहीं ये चेक करना हो तो क्या पूरी दाल पी करके देखेंगे? नहीं ना। आप एक चम्मच से या थोड़े से आप अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो यही दरअसल है पूरे समग्र का अंदाज़ा लगाना, उसके थोड़े अंश से, जिसको हम नमूना बोलते हैं, निदर्शन बोलते हैं, इसी को निदर्शन विधि कहा जाता है। एक उदाहरण दिया इन्होंने, किसी शहर के मध्यम वर्ग के व्यक्तियों की औसत आय मालूम करनी है तो उस शहर के मध्यम वर्ग के केवल कुछ व्यक्तियों की आयु ज्ञात कर ली जाती है। औसत आयु ज्ञात करनी है, आय नहीं, आयु। तो उनमें कुछ व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कर ली जाएगी, माफ़ कीजिएगा, कुछ व्यक्तियों की आयु ज्ञात कर ली जाएगी। और फिर उन कुछ व्यक्तियों की औसत आयु को आप जो उनकी आय होगी, माफ़ कीजिएगा, कुछ व्यक्तियों की जो आयु होगी उसको जोड़ करके उनकी संख्या से आप क्या करेंगे, उनकी कुल संख्या से, कुल व्यक्तियों की संख्या से आप कर देंगे डिवाइड। तो अल्टीमेटली आपकी औसत आय, औसत आयु आ जाएगी, है ना। तो आपने क्या करा कि कुछ व्यक्तियों की औसत आयु निकाली है, लेकिन आपने उसके आधार पे पूरे नगर के व्यक्तियों की, उस पूरे शहर के मध्यम वर्ग के व्यक्तियों की औसत आयु निकाल ली। अच्छा, दूसरा जो मेथड होता है वो संगणना विधि होती है। संगणना विधि में आप उस पूरे के पूरे श्रेणी में आई प्रत्येक इकाई की सूचना संपूर्णता के साथ आप पहले इकट्ठा करते हैं और फिर उसके बारे में कोई निष्कर्ष पहुंचेंगे। उपयुक्त उदाहरण में, जैसे कि अगर आपको मध्यम वर्ग के व्यक्तियों की आयु पता करनी है औसत, तो सारे के सारे व्यक्तियों की आयु पहले ज्ञात करेंगे, फिर सबका योग करेंगे और उनकी संख्या से डिवाइड करेंगे।
ये संगणना विधि होगी। जैसे कि अगर आपको चेक करना हो कि दाल का नमक जो है ठीक है कि नहीं, तो पूरी दाल पी करके आप देखें और जब आपको लगे कि ठीक है तो हाँ ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये तो बड़ा मूर्खतापूर्ण होगा ना। मेहमान आए हुए हैं, आपने उनके लिए भोजन बनाया है और आपने चेक करना था कि ये सही से बना कि नहीं बना। अब चेक करने में ही अगर आप पूरा खा गए तो कैसे आप उनको सर्व करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि संगणना विधि कहीं कहीं तो पूरी तरह से अव्यवहारिक है। वहाँ पे सैंपल मेथड ही लग सकता है। ठीक। हाँ, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा शुद्धता चाहिए वहाँ पे संगणना विधि ही अपनानी पड़ती है। इसे हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अनुसंधान की प्रकृति भी मायने रखती है। अनुसंधान की प्रकृति का क्या मतलब है? प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, और स्वभाव का मतलब होता है नेचर, और नेचर का मतलब होता है प्रकृति। तो चलिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुसंधान, ये अनुसंधान की प्रकृति है। आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जिस व्यक्ति से सूचना लानी है अगर उसी से संपर्क करें तो डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट में आप जिससे संबंधित सूचना है उससे सूचना ना प्राप्त कर किसी अन्य से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसे पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष अनुसंधान वह है जिसमें तथ्यों को प्रत्यक्ष रूप से संख्याओं में मापा जाएगा, जबकि अप्रत्यक्ष अनुसंधान में संभव है कि संख्यात्मक माप ना ली जाए। जैसे किसी परिवार के सदस्यों के वजन की माप करनी है तो उनकी प्रत्यक्ष रूप से तौल लेनी होगी, परंतु यदि उन सदस्यों की बुद्धि की जांच करनी हो तो अप्रत्यक्ष विधि का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो इन्होंने बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुसंधान होगा कहाँ। जहाँ पे आप माप सकते हैं वहाँ पर प्रत्यक्ष लगाएंगे। बुद्धि को मापा नहीं जा सकता तो उसमें आप प्रत्यक्ष लगा ही नहीं सकते, वहाँ पे अप्रत्यक्ष अनुसंधान विधि ही काम करेगी। नियमित और सामयिक अनुसंधान, जरा इसे भी जानिएगा। नियमित और सामयिक, एडहॉक। एडहॉक एक शब्द आप सुनते हैं ना कि वो एडहॉक बेसिस पे वहाँ जॉब करते हैं। तो एडहॉक का मतलब सामयिक, कुछ समय के लिए। तो नियमित अनुसंधान में एक निश्चित समयांतर से आंकड़े इकट्ठा होते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े, जनगणना, ये नियमित रूप से सरकारें करती रहती हैं। जनगणना का जो नियमन है वो 10 साल बाद होता है। ठीक है, 10 साल बाद जनगणना भारत में होती ही है। ठीक। सामयिक अनुसंधान से संबंधित समंक विशेष समय में इकट्ठे किए जाते हैं। सामयिक अनुसंधान मतलब कोई विशेष समय है जिसमें आपको कोई विशेष अनुसंधान करना है, तो किसी विशेष समय में उसके संबंधित आंकड़े इकट्ठा हो जाएंगे। जैसे इस समय कोरोना संकट चल रहा है, तो कोरोना संकट में कितने प्रतिशत लोग ठीक हो रहे हैं, क्या है, तो इससे संबंधित सरकार आंकड़े इकट्ठा करती है ना। तो ये जो अनुसंधान चलता रहता है, जिसमें अभी सरकार ने कल बताया कि 29.3% रिकवरी रेट है कोरोना की। रिकवरी रेट का मतलब है कि 100 में से लगभग ये 30% लोग ठीक हो रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो एक तरह से अच्छा आंकड़ा है कि लगभग 1/3 लोग जो संक्रमित हो रहे हैं वो ठीक हो पा रहे हैं। अब ये आंकड़ा सरकार ने कैसे दिया होगा? इन्होंने इस समय विशेष में कुछ आंकड़े इकट्ठा किए, उनसे संबंधित अनुसंधान किया। तो ये सामयिक अनुसंधान का उदाहरण हो गया। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि नियमित और सामयिक क्या होगा। जनगणना नियमित अनुसंधान का उदाहरण, और कोरोना संकट के समय बीमारियों से संबंधित अंदाज़ा अनुमान लगाने के लिए सामयिक अनुसंधान हो रहा है। अच्छा, तीसरा है सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी अनुसंधान। जब सरकारें कोई अनुसंधान करती हैं तो ये सरकारी अनुसंधान कहलाता है। अर्ध सरकारी संस्थाएं करेंगी, गैर सरकारी संस्थाएं करेंगी, तो उसी के अनुरूप उनको वैसा ही नाम दे दिया जाता है। इसको बहुत ज़्यादा व्याख्या की ज़रूरत नहीं है। गुप्त और सार्वजनिक अनुसंधान, कभी कभी सरकार और औद्योगिक अनुसंधान इकाइयाँ या औद्योगिक संस्थान कुछ ऐसे अनुसंधान कराते हैं जो गुप्त होते हैं, जिन्हें प्रकाशित नहीं किया जाता, और इन्हें गुप्त कार्यों के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। परंतु प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जनसाधारण के लिए भी कुछ अनुसंधान किए जाते हैं, जिन्हें सार्वजनिक अनुसंधान कहा जाता है। तो गुप्त अनुसंधान आप समझ चुके हैं। अब देखिए, अमेरिका ने चाइना पे आरोप लगाया कि उसने अपने यहाँ वुहान स्थित जो लैब थी, कोरोना वायरस को वहाँ पर उसने उसको सृजित किया एज अ वायो विपन। ठीक है, एक जैविक हथियार के रूप में। और वहाँ की संस्थाएं भी इस बात को कह रही हैं। अभी तो अमेरिका ने यह भी कहा अभी 4 दिन पहले कि इसके बाकायदा पुख्ता सबूत हैं। खैर, वो एक अलग बात है। सवाल ये है कि मैं इसे क्यों यहाँ बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए इसे बता रहा हूँ क्योंकि अगर ऐसा कोई हुआ हो अनुसंधान या ना हुआ हो, लेकिन हम अगर बात करें कि अगर कोई ऐसा अनुसंधान कहीं पे हुआ जिसकी सूचना दूसरे लोगों से छुपाई जाए, तो वो भले जैविक हथियार बनाने वाला अनुसंधान रहा हो, उसे क्या बोला बोला जाएगा? गुप्त अनुसंधान। ठीक है।
और सरकारें अभी जो अनुसंधान कर रही हैं, पूरी दुनिया की सरकारें, कि उन्हें कोरोना का एक मेडिसिन बनानी है। ठीक है, कोरोना की मेडिसिन आ जाए, इसके लिए जो अनुसंधान हो रहा है, ये कैसा अनुसंधान है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के नेतृत्व में सारे देश के वैज्ञानिक, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, तो इसे सार्वजनिक अनुसंधान कहा जाएगा। मुझे लगता है समझ गए होंगे। प्राथमिक और द्वितीयक अनुसंधान पर भी बात कर लेते हैं। हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं इसके। जब किसी अनुसंधान से संबंधित पहली बार आप कोई आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो ये प्राथमिक अनुसंधान है। अगर किसी ने पहले किसी अन्य उद्देश्य से आंकड़ों को इकट्ठा कर रखा था और आप उसका प्रयोग अपने अनुसंधान में करते हैं तो वह द्वितीयक अनुसंधान कहा जा सकता है, क्योंकि आपने द्वितीयक सामग्री का इस्तेमाल किया है। शुद्धता की मात्रा, अनुसंधान करते समय उसकी शुद्धता की मात्रा भी तय कर लेनी चाहिए। आप कितने डिग्री शुद्धता चाहते हैं? सांख्यिकी अनुसंधान पूर्ण रूप से शुद्ध होना तो संभव नहीं होता, फिर भी इस तरह से तो शुद्ध होने चाहिए जिससे कि आंकड़े विश्वसनीय बने रहे। प्रोफेसर किंग कहते हैं कि प्रत्येक सांख्यिकी अनुसंधान के लिए शुद्धता के स्तर को निर्धारित कर लेना अनिवार्य होता है, उसे प्राप्त करने की पूरी कोशिश भी करनी चाहिए। ठीक। सांख्यिकी इकाई का निर्धारण, सांख्यिकी इकाई का निर्धारण करना वह साधन है जिसके आधार पर आंकड़े इकट्ठे कर पाते हैं। इसी आधार पर उसका विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण भी होता है। अब यहाँ इकाई का मतलब ज़रा सा समझिएगा। मान लेते हैं कि कोई फैक्ट्री है, उसमें मजदूर मजदूरी कर रहे होते हैं, आप उनकी मजदूरी जानना चाहते हैं, तो उसकी भी एक इकाई तय करनी पड़ेगी कि मजदूरी किस प्रकार की है। जैसे अगर आप कहें कि आपकी क्या मजदूरी है, तो ये मूर्खतापूर्ण सवाल है। ये सवाल ही अपने आप में अपूर्ण है। आप किसी भी व्यक्ति से ये पूछिए कि आपकी मासिक मजदूरी क्या है, आपकी दैनिक मजदूरी क्या है, तो ये सवाल वाजिब हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ये सवाल सही हो जाएगा। केवल मजदूरी सवाल सही नहीं है। तो मजदूरी दैनिक है या मासिक, कुशल श्रमिक की मजदूरी है या अकुशल श्रमिक की, ऐसी इकाइयाँ तय करना बेहद ज़रूरी है। अनुसंधान प्रारंभ करने से पहले इकाई स्पष्ट कर लेंगे अगर, तो अनुसंधान जो होगा ना, वह इकाई की सरलता, स्पष्टता और सर्वमान्यता, एकरूपता और उपयुक्तता जैसी विशेषताओं के साथ सफलता अर्जित कर सकेगा। ठीक है। प्रश्नावली का निर्माण करना पड़ेगा। आपने पीछे पढ़ा था प्रश्नावली के निर्माण में कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो बस इतनी सी बात है कि प्रश्नावली सरल हो, सीधी हो, कम सवाल हो, सीधे सवाल हो, भ्रामक सवाल ना हो और बहुत ज़्यादा सवाल ना हो, संक्षिप्त प्रश्नावली हो। अनुसंधान का संगठन, अनुसंधान से पूर्व इस बात पर विचार करना चाहिए कि अनुसंधान के समय किन किन प्रकार के व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे हर प्रकार के विशेष प्रशिक्षण वाले लोगों को आपको अपने यहाँ रखना पड़ेगा। जो सामान्य विशेषज्ञ हैं उनको भी अपने यहाँ रखना पड़ेगा, ताकि परिणाम शुद्ध और संतोषजनक आ सकें। सामग्री संकलन और संपादन, देखिए अनुसंधान में जो आपको आंकड़े मिलते हैं वो बहुत रॉ नेचर के होते हैं। उनमें से आपके काम के कौन से आंकड़े हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो हम संकलन की बात कर लें। संकलन निष्पक्ष होना चाहिए, पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। उसके बाद में जो आंकड़े आएँ वो शुद्ध और पक्षपात रहित अगर हैं तो उनके ऊपर आप उनका वर्गीकरण और सारणीयन भी निष्पक्षता के साथ करें। आप उन्हें बेहतर दिखाने या कमतर दिखाने की कोशिश से बचें। ये पूर्वाग्रह से मुक्त या निष्पक्ष संपादन कहा जाएगा। सामग्री का विश्लेषण भी करना पड़ेगा, एनालिसिस और निर्वचन यानी कि उनका इंटरप्रिटेशन भी करना पड़ेगा। तो विश्लेषण और निर्वचन का मतलब होता है कि जो भी आंकड़े आए थे जिनका आप वर्गीकरण कर चुके हैं, उनको प्रस्तुतकरण के पश्चात उनकी विवेचना करें, उनका गहन अध्ययन करें और अध्ययन के पश्चात आप जो अध्ययन की फाइंडिंग्स आई हैं उसको फिर आप रिपोर्ट्स के माध्यम से निष्कर्ष के तौर पर प्रस्तुत करें। वो रिपोर्ट आखिर में आती है, जो भी आपके निष्कर्ष होते हैं उसे आप कुछ पॉइंट्स में मतलब बिंदुवार रूप से प्रदर्शित करते हैं और एक जगह एक डॉक्यूमेंट में जिसे रखेंगे वो डॉक्यूमेंट प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाता है। अनुसंधान आयोजन की अंतिम सीढ़ी अनुसंधानकर्ता का प्रतिवेदन होता है। अनुसंधान संबंधी संपूर्ण सूचनाओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद अनुसंधानकर्ता को अपना प्रतिवेदन तैयार करना होता है। प्रतिवेदन के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अनुसंधानकर्ता भी स्वयं निष्कर्ष निकालता है और अन्य लोग भी उसी के आधार पे अपने निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस तरह से आप ये समझ चुके हैं कि अनुसंधान करने से पहले उपर्युक्त बातों का आपको ख्याल रखना ही होगा। द्वितीयक सामग्री का संपादन, ये अंतिम टॉपिक है इस विषय का, इसे भी हम जल्दी से देख लेते हैं। द्वितीयक सामग्री में अनेक अशुद्धियों और अनियमितताओं की संभावना रहती है। ये बात चल रही है कि अगर आप सेकेंडरी डेटा इस्तेमाल में ले रहे हैं
तो उसमें हो सकता है कि आपने स्वयं ने, चूंकि वो आंकड़े इकट्ठा नहीं करे, तो आप भरोसा नहीं कर सकते कि ये आंकड़े बड़े अच्छे हैं। संभावना है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ भ्रम भ्रम हो, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो। तो उन एरर्स को आपको ठीक करना पड़ेगा। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि संकलित समंकों का उद्गम स्रोत क्या है, उन्हें किन विधियों से इकट्ठा किया गया है, जो मौलिक अनुसंधान हुआ था उसकी प्रकृति और उद्देश्य और क्षेत्र क्या है। जैसे कि अभी आपने पूरे पढ़े ना, वही सारे पहलू इस पे ध्यान में रखे जाएंगे। अनुसंधान की अवधि क्या थी, कब से कब तक, यानी कि किस समय से किस समय तक किया गया। अगर वो सामान्य समय नहीं था तो आपके सामान्य समय में वो अनुसंधान संभवतः काम में ना आए। माप की इकाइयाँ क्या रही हैं, शुद्धता का स्तर क्या रहा है, और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों की तुलना, परीक्षण और जांच भी करनी पड़ेगी। जैसे आपको अनुसंधान करना है तो आपने द्वितीयक आंकड़े अगर लिए, तो किसी भी अनुसंधान से संबंधित द्वितीयक आंकड़े जो हैं वो आप 2-3 स्रोतों से ले लीजिए, उनको आपस में टैली करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे तुलना और परीक्षण करके आप जांच कर पाएंगे कि हाँ, ये तथ्य जो निकल के आ रहे हैं वो ठीक हैं कि नहीं, और जो अनुसंधानकर्ता उस समय रहे थे उन वो योग्य थे कि नहीं थे, वो ईमानदार थे कि नहीं, इस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के उपर्युक्त बिंदुओं के आधार पे आप कह सकते हैं कि जो संपादित द्वितीयक सामग्री है वह अनुसंधान के लिए विश्वसनीय, अनुकूल और पर्याप्त और उपयुक्त तब होगी जब आपने उपर्युक्त बिंदुओं को ध्यान में रख लिया है। तो आप ये एक सीमा तक निश्चित रूप से मान सकते हैं कि ये आंकड़े विश्वसनीय हैं, अनुकूल हैं, पर्याप्त हैं और उपयुक्त हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।